एपिसोड की शुरुआत में एक न्यूज एंकर होती है जो न्यूज बता रही होती है कुछ अनआइडेंटिफाइड मिस्टीरियस क्रिएचर्स या फिर एनिमल्स या फिर साफ साफ कहो तो काइमेरा एंट्स को देखा गया है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। और ज्यादातर लोग तो पुलिस ही होते हैं क्योंकि जहां पे भी कांड होते हैं वहां पे पुलिस पहुंचते हैं और पुलिस की मौत वहां पे तय हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ काइमेरा एंट की फोटो दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये क्रिएचर्स बात कर सकते हैं, साथ में बहुत ज्यादा खूंखार है और ये इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। और उसके बाद ये एग्जाम्पल देके हाग्या का वीडियो दिखाती है जहां पे हाग्या एकदम शांत बैठा होता है और जो लड़की सवाल कर रही थी उसको हर जवाब दे रहा होता है, लेकिन अचानक से वो लड़की सवाल करती है कि तुम जो हो, जो जैसा तुम बता रहे हो ना कि तुम वैसा हो, तो क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो? और उसके बाद हाग्या प्रूव कर देता है, उठता है और उसको निगल जाता है। ऐसे सवाल कौन पूछता है? आगे न्यूज एंकर बोलती है कि ये सिर्फ अभी तक यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर देखे गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि ये पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दे और इनके साथ कैसे डील करना है किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद हम फैंटम ट्रूप के 6 मेंबर्स को देखते हैं और ये बोलते हैं कि माफ करना, हमें थोड़ी देरी हो गई। उसके बाद हम सीधा देखते हैं रेगिस्तान के अंदर जहां पे सुजुकी बता रही होती कि इन सब का नाम है काइमेरा एंट्स और ये इंसानों के डीएनए से मिक्स होके बने हुए हैं। पुलिस का रिकॉर्ड और बाकी जहां पे ये देखे गए हैं उससे ये पता लगता है कि ये सब बालसा आइलैंड से आए हुए हैं। और तभी फिंक्स बोलता है कि वहां तो बहुत सारे अजीबोगरीब देश हैं। इसके बाद फाइथन बोलता है कि तुम्हें अजीबोगरीब लोगों के बारे में बातें नहीं करना चाहिए। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि अगर ये अभी भी एंट्स है तो फिर इनको अपने नेस्ट के आसपास होना चाहिए था। और तभी शिजुको बोलती कि मुझे नहीं पता, शायद ये घूमने के लिए आए होंगे या फिर यहाँ की जो कूड़ा है उसको सूंघ के ये पहुंच गए होंगे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एनजीएल और ईस्टगार्ड दोनों ऐसे देश हैं जहां पे कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाती, वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखते, बिल्कुल मीटियोर सिटी हमारी सिटी की तरह। तो शायद ये काइमेरा एंट्स यहाँ पे राज करने के लिए आएंगे क्योंकि इनको लगता होगा कि यहाँ पे राज करना आसान है। इसके बाद हम देखते हैं मीटियोर सिटी और मीटियोर सिटी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा इन्होंने बताया होता है कि ये एक तो मतलब कूड़ा दान है, मतलब जहां पे कूड़ा रखते हैं ना वो जगह है। और तभी शालनार्क बोलता है कि बहुत दिनों बाद मैं यहाँ पे आया, ये जगह तो बिल्कुल भी नहीं बदली। और तभी कुछ लोग इनके सामने आते हैं और शालनार्क पूछता है कि अभी सिचुएशन कैसी है और ये लोग बताते हैं कि 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, लेकिन काउंसिल को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, वो पता नहीं लगा पा रही कि इनको मतलब डेथ घोषित किया जाए या फिर नहीं। और इनके ऊपर बम का भी कोई असर नहीं होता, इसलिए हम इनसे फाइट भी नहीं कर पा रहे। इसके बाद फिंक्स पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है इससे? और उसके बाद वो एक बंदे को दिखाता है जो मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है और बोलता है कि ये एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था। और शालनार्क पूछता है क्या ये सब चींटियों ने किया? और बोलता है कि हाँ ये सब उन्होंने ही किया। और उसके बाद फिंक्स बोलता है कि ये तो साफ दिख रहा है कि ये मर चुका है, फिर प्रॉब्लम कहां पे हो रही है? और तब वो बताता है कि प्रॉब्लम ये है कि ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो अभी जिंदा हैं और वो चींटियों के लिए यानी कि काइमेरा एंट के लिए काम कर रहे हैं और काउंसिल को नहीं पता कि इनको कैसे नॉर्मल करना है और इसलिए काउंसिल डिसाइड नहीं कर पा रही कि इनको डेड घोषित किया जाए या फिर ना किया जाए। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि काउंसिल अपना बदला नहीं ले सकता क्योंकि वो बहसबाजी कर रहे हैं कि ये मर चुके हैं या फिर बदल चुके हैं। इसके बाद फिंक्स अपना हेलमेट उतारता है और बोलता है कि काउंसिल बिल्कुल भी नहीं बदला, वो हमेशा से नजरअंदाज करता है इंपॉर्टेंट चीजों को। यहाँ से हम अपने तरीके से काम करेंगे और अगर हमारे बीच में कोई आता है तो फिर उसका मरना तय है। इसके बाद फैंटम ट्रूप रेगिस्तान में आगे बढ़ जाती है और फिंक्स बोलता है कि दिन खत्म होने से पहले हमें क्वीन को खत्म करना होगा। इसके बाद हमें एक और काइमेरा एंट का टीला देखते हैं जहां पे एक लड़की चिल्ला रही होती कि मैं क्वीन हूं, मेरे सामने सरेंडर करो, मेरे सामने झुक जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम सबको मार दूंगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हें चूज कर लिया तो फिर तुम जिंदगी भर के लिए मेरे इस महल में रहने लायक बन जाओगे। मेरी माँ की एक बहुत बड़ी गलती थी कि वो अंडों से सिर्फ सोल्जर को पैदा कर सकती थी जो कि बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट हुआ करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं जजान होती है। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में अगर कुछ पाया था तो फिर वो मैं हूँ, उसने मुझे पैदा किया था, जो कि साफ साफ झूठ है यार। इसके बाद हम एक बंदे की आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि मुझे मार दो लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। और इसको जजान देख के बोलती है कि लगता है ये पास हो जाएगा और उसके बाद अपना स्टिंग जो होता है इसके गले के अंदर ढाल देती है और उसके बाद अपना जहर इसके गले के अंदर छोड़ देती है। उसके बाद ये कुछ अलग सा ही हो जाता है, इसके हाथ मतलब अचानक से बड़े हो जाते हैं, आंखों का कलर चेंज हो जाता है और ये एक जानवर जैसा बन जाता है, एक बीस्ट की तरह दिखने लगता है। और इसके बाद जजान के साथ 2 लड़कियां होती हैं जो इसको वेलकम करती हैं और बोलती है कि हमारे क्वीन के पैरों को चूमो। और उसके बाद वो क्रिएचर जजान के पैरों को चूमता है और ये क्रिएचर बिल्कुल कुत्ते जैसा दिख रहा होता है। जजान की इस एबिलिटी का नाम होता है सेक्सी स्टिंगर ऑफ रीबर्थ और जजान इसके जरिए पूरी दुनिया के ऊपर राज करना चाहती है, लेकिन इसको पता नहीं है कि फैंटम ट्रूप इसी के सामने अभी आने वाले हैं। इसके बाद फैंटम ट्रूप में से फिंक्स बोलता है कि हम सामने के दरवाजे से जाएंगे कि यहाँ पे तो कोई है नहीं और कोई
प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्या वो हमें इनविटेशन दे रहे हैं क्या आने के लिए। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि मैं सामने वाले रास्ते जाऊंगा और फैतान बोलता है कि मैं ये साइड वाला रास्ता लूंगा। और कलूतो पूछती है क्या हम अलग हो रहे हैं, और फैतान बोलता है कि हाँ, क्वीन को मारने की रेस जो चल रही है। और उसके बाद फिंक्स बोलता है कि तुम अपनी एबिलिटी को हमें शो नहीं कराने चाहती, तो फिर ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, तुम्हारे सामने जो कोई भी है उसे खत्म कर देना, और अगर तुम क्वीन को मार देती हो तो फिर मैं तुम्हें इंटरम बॉस बना दूंगा। और दोस्तों, इंटरम बॉस का मतलब होता है सेकंड बॉस। जब बॉस नहीं होता तब जो बॉस की तरह काम करता है ना, उसको इंटरम बॉस कहा जाता है। और यहाँ पे क्लोरो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे बॉस बन चुका होता है फिंक्स। इसके बाद कलूतो बोलते हैं मैं समझ गई, और उसके बाद ये सब अलग हो जाते हैं। इसके बाद पाइक बोलता है कि वो सब अलग हो चुके हैं, लेकिन उनकी फुटस्टेप से मैं पता लगा सकता हूँ कि ये सब बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जजान बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर जाओ और मेहमान नवाजी करके आओ। इसके बाद पाइक बोलता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर आपकी सुरक्षा कौन करेगा। और जजान बोलती है कि अगर तुम्हें इतनी ही मेरी परवाह है तो फिर जाओ, दुश्मनों को पकड़ो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है पाइक। इतना सुनने के बाद पाइक का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो बोलता है कि आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, आपके लिए तो मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। इसके बाद पाइक बड़ी ही तेजी से यहाँ से निकल के चला जाता है और जजान बोलती कि चलो अब मुझे भी जाना होगा। मेरी माँ की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही थी कि उसको कभी पता ही नहीं लगा कि फाइट के अंदर कितना ज्यादा मजा आता है। इसके बाद हम बोनो लेनोव को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने एक कैमरा एंड होता है जो हंसते हुए सीधा आके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये उसको डॉज मारता है, लेकिन इसकी जो पट्टियां होती है वो सब फट जाती है। और हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसने अपनी पट्टियां उतार दी होती है और ये खुद बाहर खड़ा होता है। और उसके बाद हम उसी कैमरा एंड को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे एक बार तुम्हें पकड़ने दो, उसके बाद मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। उसके बाद हम बोनो लेनोव को देखते हैं पहली बार बिना पट्टियों के, और इसके शरीर के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, यानी कि होल्स होते हैं। और ये कैमरा एंड बोलता है कि क्या ये मोल्स हैं? अरे नहीं, ये तो होल्स हैं। इसके बाद बोनो लेनोव एक तरह का डांस करता है और अपने शरीर से ही शायद वो किसी तरह की आवाज निकालता है विसिल जैसी, और एक तरह का अजीब डांस करता है। इसके बाद ये बड़ी तेजी से घूमने लगता है और इसके चारों तरफ हवा भी बहुत तेजी से घूमते हैं, और इसके बाद इसका भयानक सा चेहरा हमें दिखाई देता है। इसके बाद हमें बोनो लेनोव के बारे में बताया जाता है, जहां पे हमें पता लगता है कि इसका जो ट्राइब है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी वजह से इनको इनकी जगह से ही निकाल दिया गया, जिसके बाद इनके ट्राइब खत्म हो गई। इनके ट्राइब का नाम है ग्योंडोन डॉन। और जैसे ही यहाँ के बच्चों को 3 साल से ज्यादा हो जाते हैं, उनके हाथ पैर नाक कान सब कुछ छेद कर दिया जाता है और एक निडल की मदद से ये सब किया जाता है। उसके बाद वहां पे वो निडल रहता है बहुत दिनों के लिए, और एक बड़ा सा छेद क्रिएट हो जाता है। उनके हाथ पैर नाक जहां पे भी मारना होता है मार देते हैं। और इस ट्राइब के लोग अपनी इस छेद की मदद से एक तरह का डांस करते हैं और एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये तब करते हैं जब ये किसी से फाइट करने के लिए जाते हैं या फिर किसी एनिमल से फाइट करने के लिए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है जिसका गाना जितना ज्यादा सुंदर होता है उसको भगवान की तरह देखा जाता है, और इन सबको कहा जाता है बैप डांसिंग वॉरियर्स। और एक्सपीरियंस्ड बैप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं और उनको भगवान की तरह देखा जाता है, और बड़े बुजुर्गों से भी ज्यादा सम्मान इनको मिलता है। इसके बाद हम बोनो लेनोव को देखते हैं जिसने एक तरह का कवच पहन रखा होता है और ये एक तरह का भाला भी क्रिएट करता है, और इसकी ये जो ट्रिक है इसका नाम होता है बैटल कैंटाबले प्रोलोग। और उसके बाद ये भाला सीधा उस कैमरा एंड के ऊपर मार देता है, छाती के ऊपर मार देता है, और वो कैमरा एंड वहीं पे ढेर हो जाता है, गिर जाता है। इसके बाद ये नॉर्मल अपने पट्टियों वाले रूप में आ जाता है और बोलता है कि मेरे शरीर के अंदर मेरे ट्राइब का खून बह रहा है, जो कि दुनिया में सबसे खूबसूरत खून है। मैं अपने ट्राइब की कसम खा के कहता हूँ कि तुम जैसा मुझे कभी कभी भी हरा नहीं पाएगा। इसके बाद वो कैमरा एंड उठता है और बोलता है कि अगर ये अटैक तुम्हारे ट्राइब के प्राइड को दर्शाता है तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा प्राइड नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोनो लेनोव अपना ग्लव्स उतारता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे ट्राइब के बारे में कुछ भी बोलोगे तो फिर तुम्हें मेरे बीस्ट मोड के साथ फाइट करना होगा। लेकिन वो कैमरा एंड बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद हम शलनार को देखते हैं जिसके हाथ में एक पिन होता है और उसके सामने एक कैमरा एंड होता है, और ये सोचता है कि मेरा ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर एक बार मैं अपना पिन इसके शरीर में डाल दूं तो फिर मेरी जीत पक्की है। इसके बाद ये कैमरा एंड इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन शलनार उसको डॉज करता है। उसके बावजूद इसका शॉट फट जाता है और शलनार सोचता है कि इसके क्लॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा शार्प है, मुझे इससे दूर रहना होगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा इसके शरीर के अंदर मैं अपना पिन डाल दूंगा, और उसके बाद क्या, मेरी जीत। लेकिन सक्सेस का चांस सिर्फ 20% है। और उसके बाद ये कैमरा एंड इसके ऊपर अटैक करता है, जिसको ये डॉज करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसके बाद ये फिर से अटैक करता है, जिसको ये फिर से डॉज करता है और इसके गले के पास अपना पिन डाल देता है, और उसके बाद ये एकदम रिलैक्स होकर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से ये क्रिएचर इसको फिर से जकड़ लेता है। इसके बाद शलनार सोचता है कि ये काम क्यों नहीं किया, एंटेना तो मैंने ढाल दिया था। और तभी एक छोटा सा कैमरा एंड आता है जो बोलता है कि तुम एकदम रिलैक्स हो गए जैसे तुमने पिन डाला, मतलब तुम एक मैनिपुलेटर हो, तुम्हें लगा पैल तुम्हारे कंट्रोल
कंट्रोल में आ गया है और इसलिए तुम रिलैक्स हो गए। और तभी ये बोलता है इसका नाम पेल है और आगे बोलता है कि तुम भी जरूर एक मैनिपुलेटर होगे, क्योंकि अगर मेरा पिन काम नहीं कर रहा मतलब वो पहले से किसी और के मैनिपुलेशन में था और वो तुम ही होगे और तुम्हारे हाथ में तो एक रिमोट कंट्रोलर भी है। इसके बाद ये छोटा कैमरा एंड बोलता है कि मैनिपुलेटर के केस में जो पहले आता है वही कंट्रोल पाता है। और तब शालनार का अपने आप को बड़े ही मुश्किल में पाता है और बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई और उपाय नहीं बचा, मुझे ये ट्राई करना ही होगा। मैं चाहता तो नहीं हूँ लेकिन करना तो पड़ेगा। इसके बाद हम एक बंदर से शक्ल की कैमरा एंड को देखते हैं जो बोलता है कि तुम्हारा वार तो बिल्कुल बेकार है, ये तो एक चींटी काटने जैसा लग रहा है। क्या करोगे अब तुम? मेरे को लात मारोगे? कोई वेपन निकालोगे? चलो मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ, तुम एक अटैक मेरे ऊपर फ्री में कर सकते हो, मैं उसको डॉज तक नहीं करूंगा। इसके बाद फिंक्स बोलता है तुम चींटियों के हिसाब से तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, चलो कोई नहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो बोलता है कि मैं एक पंच मारूंगा और उसके बाद ये अपने हाथों को घुमाने लगता है और बोलता है कि 15 ठीक रहेगा। और उसके बाद ये 1 2 3 4 करके अपने हाथों को घुमाता है और हम देखते हैं कि इसके हाथों में एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही होती है और इस बंदर की चेहरे पे पसीना भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा होता है। जैसे ही फिंक्स 15 पे पहुंचता है इसके हाथों में वैसा ही हो रहा होता है जैसे गॉन के जजा कैन में होता है। उसके बाद वो बंदर बोलता है कि जरा रुको, लेकिन फिंक्स बिल्कुल भी नहीं रुकता, एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है तुमने तो फ्री में अटैक कहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस बंदर के चिथड़े उड़ जाते हैं और इसकी ये जो ट्रिक है इसका नाम होता है रिपर साइक्लोन। और जितनी बार ये अपने हाथों को घुमाएगा उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा इसका पंच। इसके बाद फिंक्स बोलता है कि इसकी आधी एनर्जी से भाई इसको मैं खत्म कर सकता था, चलो कोई नहीं, अब मुझे कहां पे जाना चाहिए। और इसके बाद ये कॉइन टॉस करता है, एक रास्ते में बेनलोनोव होता है और दूसरे में शिजुकू होती है। इसके बाद हम शालनार को देखते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होता है और शालनार पूछता है कि अभी मेरे साथ क्या होगा। और ये छोटा सा क्रिएचर बोलता है कि मैं तुम्हें क्वीन के पास लेके जाऊंगा, वहां पे तुम उसके नौकर की तरह काम करोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। इसके बाद शालनार बोलता है कि मेरी अभी की जिंदगी भी वैसी ही चल रही है, बस इसके बाद जो होगा वहां पे मुझे वो पसंद नहीं होगा और उसकी ऑर्डर मुझे मानना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क होगा। और ये छोटा सा क्रिएचर बोलता है कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चपर चपर कर सकते हो, मुंह ही हिला सकते हो। लेकिन शालनार बोलता है कि मैं अपने दोनों हाथ और लेफ्ट लेग भी हिला सकता हूं। इसके बाद ये क्रिएचर एक पिन दिखाता है और बोलता है इसको ढाल के मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा। और तब शालनार बोलता है कि तुम्हें पता है मैं फाइट में 2 एंटेना हमेशा रखता हूं ताकि इस तरह की सिचुएशन से मैं बच सकूं। और वो अपने हाथों से अपने ही पैरों के ऊपर अपना पिन लगा देता है और उसके बाद उसके मोबाइल से आवाज आता है कि ऑटो पायलट ऑन। और ये सब देखने के बाद इस क्रिएचर की फट जाती है और उसके बाद हम देखते हैं शालनार का ऑरा बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाता है, लगभग गॉन के बराबर ही ये कर रहा होता है। और तब इसका मोबाइल फिर से आवाज करता है और बोलता है कि एनिमी को पहचान लिया गया है, एनिमी के ऊपर अभी अटैक करने वाले हैं। इसके बाद ये क्रिएचर कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही शालनार उस क्रिएचर यानी कि पेल को तोड़ता हुआ सीधा बढ़ता है इसकी तरफ और इसका सर हवा में उड़ा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं शालनार को जो एकदम गोकू जैसा लग रहा होता है, सस्ता गोकू, ठीक है। तभी मोबाइल से आवाज आती है कि ऑटो पायलट डिसएंगेज, पावरिंग ऑफ। और उसके बाद ये अपने नॉर्मल मोड में आ जाता है और शालनार बोलता है कि यार इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है इसलिए मैं इसको कभी यूज नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं शालनार के पीठ के ऊपर एक छोटा सा कागज का पत्ता लगा होता है। इसके बाद हम शिजुको और पाइक की फाइट देखते हैं जहां पे पाइक ने अपने थ्रेड की मदद से शिजुको के वैक्यूम क्लीनर को पकड़ रखा होता है और पाइक बोलता है कि एक लड़की के हिसाब से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और वहीं पे शिजुको सोच रही होती है कि अगर इसका जो थ्रेड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर इसने मुझे इसमें जकड़ लिया तो फिर वहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके बाद हम देखते हैं शिजुको के कपड़े के ऊपर भी वैसा ही एक कागज का टुकड़ा लगा होता है। फिर फैतान को देखते हैं उसके ऊपर भी वैसा ही कागज का टुकड़ा लगा होता है। इसके बाद फैतान जजान से पूछता है कि क्वीन कहां पे है और जजान बोलती है कि तुम्हारे सामने। और फैतान बोलता है कि बहुत गंदा जोक था। और उसके बाद जजान गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि बदतमीज कहीं कि तुम्हें ये जोक लगता है, इसके लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कलूतो ने सबके ऊपर एक एक कागज चिपका दिया होता है और उसकी मदद से वो इन सब की बातें सुन रही होती है ताकि वो क्वीन के बारे में पता लगा सके। और इसको पता लगता है कि क्वीन फैतान के पास है और ये उसी की तरफ जाके क्वीन को मारना चाहती है ताकि ये खुद एंट्रम लीडर बन जाए फैंटम ट्रूप का। इसके बाद एक कैमरा एंड कलूतो के पास आता है और बोलता है कि ये छोटी बच्ची यहाँ पे क्या करिए, बच्ची मेरे पास आओ। लेकिन ये बोलती है कि नहीं मैंने आने वाली। और तब ये बोलता है कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। और उसके बाद कलूतो बोलती है मैं जरा जल्दी में हूँ। और उसके बाद वो अपनी कागज की पत्तियां निकाल के बाहर फेंकती है और एक ट्रिक यूज करती है जिसका नाम होता है कन्फिटी विंड्स और सारी पत्तियों को सीधा दे मारती है इस कैमरा एंड के ऊपर, जिससे इस कैमरा एंड को घंटा कुछ नहीं होता। ये कैमरा एंड बोलता है कि इससे तो मुझे गुदगुदी तक नहीं हुई। इसके बाद कलूतो फिर से वही वाला ट्रिक यूज करके इसको कागज की पत्तियों से चारों तरह से सराउंड कर देता है और फिर इसके ऊपर फिर से अटैक करती है। लेकिन इसके बाद भी इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको बिल्कुल भी चोट नहीं आती। इसके बाद ये क्रिएचर बोलता है कि तू मेरा
टाइम बर्बाद कर रही हो। और तब कलूतो बोलती कि अपने हाथों में देखो, और इसके हाथ के अंदर एक छोटा सा कागज लटक गया होता है और ये बोलता है कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, और ये अटैक कर देता है अपनी स्टील रॉड की मदद से। लेकिन कलूतो इस रॉड के टुकड़े टुकड़े कर देती है और ये क्रिएचर बोलता है कि ये नामुमकिन है, ये स्टील का रॉड था। और तब कलूतो बोलती है कि लेकिन ये मेरा फैन जो ये पेपर का है। इसके बाद कलूतो एक और ट्रिक का यूज करती है जिसका नाम होता है मिंडरिंग डांस, और वो जाके सीधा लगता है उसके उसी हाथ के ऊपर जहां पे पहले एक कागज का टुकड़ा लगा होता है, और उसका वो हाथ कट जाता है पूरी तरह से। और उसके बाद कलूतो बोलती है कि अपने दूसरे हाथ में देखो, और ये जब दूसरे हाथों में देखता है तब वहां पे भी एक पत्ती लगी होती है, यानी कि ये वाला हाथ नेक्स्ट होने वाला है। इसके बाद हम फैतान को देखते हैं जो जजान के सामने एक छाता लेके खड़ा होता है। उसके बाद वो अपनी छतरी खोलता है और सीधा वहां से डिसअपियर होकर ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर से ही जजान के ऊपर एक तगड़ा अटैक कर देता है, लेकिन जजान एंड वक्त पे पता लगा लेती है और डॉज कर देती है, लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं। इसके बाद जजान बोलती है कि तुम्हें चीजें छुपाना पसंद है छोटे लड़के। और उसके बाद फैतान बोलती है कि जैसा तुम करती हो, तुमने भी लूज कपड़े पहने थे, मतलब तुम भी कुछ छुपा रही हो। और उसके बाद जजान अपना स्टिंग दिखाती है फैतान को। इसके बाद हम बोनो लेनोव को देखते हैं जो अपने शरीर की मदद से कुछ आवाज निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से इस कैमरा एंड को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये कैमरा एंड यहाँ से भाग लेता है और सोचता है कि मैं पाइक को बोलूंगा कि इसको जाल से पूरी तरह से जकड़ ले ताकि ये इस तरह की आवाज नहीं निकाल पाए। और बहुत ज्यादा तेजी से भागते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अगली बार फाड़ के रख दूंगा। इसके बाद बोनो लोनोव बोलता है कि तुम तेज तो हो, लेकिन क्या तुम साउंड से भी ज्यादा तेज हो। और उसके बाद वो जोर से घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो एक ऑरा का शील्ड बनाता है जो साउंड की स्पीड से साउंड वेब की मदद से बड़े ही तेजी से जाता है और अपने रास्ते में जो आता है सब कुछ तबाह कर देता है। और इसका नाम होता है बैटल कैंटाबले जुपिटर, जो जाके उस क्रिएचर को लगता है, बड़ा सा धमाका होता है और उस क्रिएचर के चितड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद हम शिजुकू को देखते हैं जो पाइक से लड़ रही होती है, कलूतो को देखते हैं जो एक और कैमरा एंड के साथ लड़ रही होती है, और फैतान को देखते हैं जो लड़ रहा होता है जजान के साथ, ताकि ये सब मीटियोर सिटी को बचा सके कैमरा एंड से। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अगर आपको इसकी जो एक्शन सीन्स है इसको देखना है तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में नाम भी मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा, तो वहां से आप फॉलो कर सकते हो।